गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बड़ी कम संख्या है भाई, कितनी टोटल? 35। केवल 35 लोग हैं क्या इस क्लास में? बोलिए। ओके। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग पिछली क्लास में? समास पढ़ रहे थे। समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास समास का क्या अर्थ होता है जरा बताइए। अरे भाई, आपसे सीधे पूछा जाए कि समास का अर्थ बताइए तो आप क्या बताएंगे? हम परिभाषा थोड़ी पूछ रहे हैं। शाब्दिक अर्थ बताइए। शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना। तो पिछली वाली क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने समास की परिभाषा पढ़ी थी। ओके, बोलिए। परिभाषा के बाद इसमें जो समस्त पद आते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद इसमें आता है पूर्व पद, उत्तर पद, इसके बारे में बताया था। बुक में समस्त पद की परिभाषा क्या दी गई जरा आपको बताइए, तो हम बताएं। संक्षेप की प्रक्रिया द्वारा हाँ, छोटा करने को समस्त पद कहते हैं। तो जो हम पद को छोटा करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा उसको छोटा करते हैं उसी को समस्त पद कहते हैं। ठीक, जैसे रसोई के लिए घर, समझो रसोई के लिए घर, तो इसको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या है? रसोई घर। इसको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया यही तो है, इसी को समस्त पद हो जाएगा। ठीक, क्लियर? हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़े थे समास विग्रह, याद है ना? समास विग्रह। यस। तो समास विग्रह में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समास को अलग, मतलब जो पद होते हैं उन पदों को अलग अलग करना, वही समास विग्रह कहलाता है। अगला जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था समास का विग्रह। जैसे संधि में विच्छेद होता है उसी तरह से समास में विग्रह। ठीक, संधि को अलग कर, संधि को तोड़ना और समास को अलग करना, यही समास का विग्रह होता है। ठीक, यहां तक ये कल की क्लास हमारी है, अभी आज कुछ नया नहीं है। ये अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये हमारी कल की क्लास है। इसके बाद समास के प्रकार, ये भी कल की क्लास का ही एक हिस्सा है। प्रकार में हम लोगों ने 6 प्रकार पढ़े थे, या 6 प्रकार मैंने आपको बताया था। ठीक, अब आज हम जो शुरू करेंगे इसी 6 प्रकार का पहला प्रकार आज हमको शुरू करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा जो पहला प्रकार होगा वो है अव्ययी भाव समास। ठीक, आपको पद याद है ना? पूर्व पद, उत्तर पद। पहला हमारा होगा अव्ययी। ठीक, अव्ययी भाव समास। अब जरा अव्ययी भाव समास को समझो। अव्यय ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। व्यय, इसके आगे उपसर्ग लगा है अ। ठीक, व्यय माने होता है जो खर्च हो, समझिए।
व्यय माने होता है कि जो खर्च हो, और अव्यय माने होता है औपसर्ग लगने से जो खर्च न हो। तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि जो वैसे का वैसा ही बना रहे, वही अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव का मतलब आप समझ लीजिए, एक शाब्दिक अर्थ मोटी मोटा कि जो खर्च न हो, माने किसी भी परिस्थितियों में उसका अर्थ न बदले या उसको बदला न जा सके। ठीक, या यहां लिख लो कि उसको बदला न जा सके। अव्ययी का मतलब होता है कि जो आप लोग अव्यय पढ़े होंगे क्लास 6-7 में। यस सर। ठीक, जो बदला न जा सके वही अव्यय भाव होता है। यहां तक क्लियर है? अब अव्ययी भाव की परिभाषा लिखिए। चलिए अव्ययी भाव की परिभाषा लिखिए तो आगे समझ में आ जाएगा। लिखिए कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद माने पूर्व पद। आपको जो मैंने कल 2 पद बताए थे, उत्तर पद और पूर्व पद, तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, प्रधान होने के साथ साथ वो अव्यय भी रहेगा। ठीक है, प्रधान और अव्यय हो, और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको लिखिए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको जरा लिखिए तो। ठीक, इसको आप लोगों ने लिखा कि नहीं? यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए तो लिख लीजिए तो इसका उदाहरण समझाएं। आगे बढ़े। यस सर। चलिए उदाहरण लिखिए। जैसे यथाशक्ति। अब परिभाषा क्या कह रही कि जिस समास का पहला पद माने जो पूर्व पद है वही उसमें मेन होगा, उसी को अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे अगर हम लिख दे यथाशक्ति, यथाशक्ति, अगर इसका आप विग्रह करिए तो बनेगा शक्ति के अनुसार। बनता क्या है? शक्ति के अनुसार। अब देखिए इसमें पहला पद कौन है, इसमें कितने पद हैं पहले ये हमको बता दीजिए। कितने पद हैं? 2। पहला पद कौन सा होगा? यथा, ये वाला पद। और दूसरा पद कौन सा होगा? शक्ति। परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, माने शक्ति प्रधान नहीं है क्योंकि शक्ति से शक्तिमान भी बन सकता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो कौन सा पद प्रधान हुआ? जैसी शक्ति वैसा काम होगा। ठीक, जैसे हमने अनुरूप, अगर हम कहें अनुरूप, अनुरूप रूप के अनुसार, अनु इसमें अव्यय है, अनुरूप, इसमें देखोगे 2 पद है, अनु एक पद है, पहला पद इसमें अनु है, दूसरा पद कौन सा है? रूप है। ठीक, बोलिए। यस सर।
तो ये इसमें कौन सा समास होगा? चलो कुछ समझ में आया? अगर हम लिखे सपरिवार, तो परिवार देखो एक अलग शब्द है कि नहीं है? बोलिए। और ये अव्यय है। सपरिवार, सप्रेम, ये सब सुने हो कि नहीं सब? तो कौन सा समास होगा इस सब में? आरक्षण, आरक्षण, इसको तोड़ो, दो पद निकालो। रक्षण, रक्षा करने योग्य, ठीक। आ अव्यय है, कौन सा समास बनेगा? अब कोई दिक्कत किसी को? ठीक। इसका नाम इसलिए देखो, अव्यय का मतलब क्या होगा? बदलेगा नहीं। कब नहीं बदलेगा? किसी भी लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा, वचन के अनुसार नहीं बदलेगा, कारक के अनुसार नहीं बदलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? अव्यय। जो व्यय न हो उसका नाम होता है अव्यय, जो बदले न, किसी भी परिस्थिति में बदले ना, इसलिए इसका नाम क्या है? अव्यय। भरपेट, बताओ, ये किसी भी पेट सबका होता है, भरपेट खाना चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब खाता है। लड़कियां भी भरपेट खाएंगी, लड़के भी भरपेट खाएंगे, तो लिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है लड़का भरपेट खाता है, लड़कियां भरपेट खाती हैं, लड़के भरपेट खाते हैं, वचन से कोई मतलब नहीं है। चीजें क्लियर हुई? ठीक। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत है तो सुन लो। इसको एक बार जब घर पे पढ़ोगे, जो दिक्कत समझ में आएगी उसको आप लोग चाहे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, चाहे क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? अरे बोलो कि तुम लोग सो गए क्या? सो गए क्या तुम लोग? इतना बढ़िया मौसम है तो नींद लग गई क्या? अच्छा। मोहम्मद अफजाल, बेटा अव्ययी भाव समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? जरा हमको समझाओ, हमको समझाओ क्या समझ में आया है? सर जिसमें पहला पद वो अव्यय होता है। हाँ, तो क्या होता है? अव्यय होता है। तो जिसमें पहला पद अव्यय होता है तो क्या होता है? अव्यय भाव होता है। अव्यय भाव होता है। चलिए, वेरी गुड। प्रिया, बेटा हमको अव्ययी भाव समास के 2 उदाहरण बताओ तो। बताओ बताओ। हाँ, 2 उदाहरण बताओ अव्ययी भाव समास के हमको। हाँ, और अनुरूप। कशिश तुम बताओ, इन दोनों से अलग, जो इसने बताया है उससे अलग बताना, बताओ। क्या? और तुम कौन, दूसरा कौन बोला है? प्रतिमा। ठीक, चलिए दूसरा समास देखते हैं। दूसरा कौन सा? अच्छा ठीक है, चलो बेटा ये संधि बेटा हमको प्रकृति संधि मत बताओ, हम समास पूछ रहे हैं। प्रतिधन एक संधि हो जाएगी।
किताब से नकल मार के बताओगे तो कोई बता लेगा। प्रदीप ने किताब से नकल मार के बता रही थी। चलो अगला दूसरा देते हैं तत्पुरुष समास। तत् माने होता है बाद में, दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक, तत् माने होता है बाद में। अगर आप संस्कृत के शब्दावली से इसका अर्थ लगाएं तो तत् माने होता है बाद में, और उसका पुरुष माने व्यक्ति। तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में क्या था कि जिसमें पहला पद प्रधान था वो अव्ययी भाव था। तत्पुरुष समास ठीक इसका उल्टा है, इसमें बाद वाला यानी जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, उसकी प्रधानता होगी, वो मुख्य होगा किसी भी शब्द में। समझ गए? तो लिख लीजिए कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा, लिखिए जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर माने बाद वाला, उत्तर पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख लो, इसको नोट करो। क्या हो गया? डन। लिख लिए आप लोग? हो गया। ठीक है। अब इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। जब हम लोगों ने अव्ययी भाव पढ़ा था तो उसमें हम लिखते थे कि जिस समास में पहला पद पूर्व पद, इसमें यह ध्यान रखना कि उत्तर पद माने जो बाद वाला पद है, जिस शब्द के बारे में हम जानेंगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत, उसमें जो बाद वाला पद होगा वही मेन होगा। ठीक, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है इसका? जैसे देशभक्त, देशभक्त। अब आप परिभाषा को याद करिए। परिभाषा क्या कहती है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, तो देखो इसमें देश प्रधान है कि भक्त प्रधान है? भक्त इसलिए प्रधान है क्योंकि देश तो वैसे ही रहेगा। अगर इसमें हम दूसरा शब्द जोड़ दे देशहित तो दूसरा शब्द बन जाएगा, तो मतलब ये नहीं बदल रहा है। बदल कौन रहा है? उत्तर पद। तो इसमें मेन कौन हुआ? प्रधानता किसकी हुई? उत्तर पद। दिक्कत किसी को यहां तक? जैसे अगर हम लिखिए ग्राम पंचायत, किताब में आपके दिया है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अगर है इसकी जगह ग्रामवासी भी तो हो सकता है। बोलिए, ग्राम तो एज इट इज है। बोलिए। देखो ये तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्तियां आपको, अगर आप इनका विग्रह करोगे तो आपको विभक्तियां मिलेंगी। इसे देशभक्त का क्या होगा? देश के लिए भक्त, देश के लिए भक्ति करना। ग्राम पंचायत मतलब क्या होगा? गांव की पंचायत, ग्राम की पंचायत। ग्रामवासी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो जैसे राजमहल, राजमहल मतलब राजा का महल, मतलब क्या होगा? राजा का महल। महल किसका है? ये राजा का।
कौन सा पद पुरुष होगा? अरे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? यस दो समास आपको समझ में आए कि केवल जबरदस्ती असर कर रहे हैं? सर समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद है तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तो तत्पुरुष समास कई उपभागों में बटा हुआ है, इसके कई सब डिविजन्स है। आपको विभक्ति पता है? आपको विभक्ति पता है ना? कल मैंने बताई थी क्लास में, कर्ता ने कर्म को करण से, याद है? यस सर। तो तत्पुरुष समास विभक्तियों पर चलता है, इस बात को ध्यान रखना। जब विभक्तियों पर चलेगा तो तत्पुरुष समास के पहले उपभाग जान जाओ। तत्पुरुष समास एक उपभाग, ये आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं हेडिंग के रूप में बता दे रहा हूं। उपभाग कौन कौन से हैं? पहला कौन सा बनेगा? कर्ता। कर्ता यहाँ किस लिए नहीं बनेगा? क्योंकि कर्ता कौन होता है? करने वाला, जो व्यक्ति होता है। ठीक। दूसरा बनेगा क्या? कर्म। कर्म तत्पुरुष से शुरू होता है, तो पहला इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या कहेगा? कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? पहले हमको ये बताइए। तो जिस तत्पुरुष समास में को चिन्ह का लोप हो जाए वहां कर्म तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास में आपको पता है विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों का लोप तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष समास के कई उपभाग हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह होता है को, तो जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए वहां कर्म तत्पुरुष होगा। बोलिए, जैसे हम लिखते हैं यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा यश को प्राप्त। बोलिए, यश को प्राप्त। जब इसको आपने संक्षिप्तीकरण करके समास बनाया तो बना यश प्राप्त। लोप क्या हुआ? को का लोप हुआ। समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। बोलिए। तो मतलब जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाए वहां कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। कर्म तत्पुरुष समास होगा। दूसरा लिखो, परलोक गमन माने दूसरे लोक को जाना। पर माने दूसरा, परलोक गमन माने दूसरे लोक को जाना। तो क्या होगा? परलोक को गमन, परलोक को जाना। चलो, इसकी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में हमने क्या बना दिया था? इसको ये बनाया था परलोक गमन। लोप क्या हुआ? लोप क्या हुआ? किसका लोप हुआ? को का लोप हुआ। और जब जिस समास में को का लोप होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्म तत्पुरुष। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अगला लिखिए। कर्म कारक के बाद तीसरा कारक कौन आता है? करण कारक। कौन सा आता है? करण कारक। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से कैसा वाला से? साधन वाला से। हाँ, नहीं, से के द्वारा, साधन वाला से। ठीक, जिसकी सहायता से आप कुछ काम कर सकते हैं। तो लिखिए, जिस समास में करण विभक्ति या करण विभक्ति का लोप हो, लिखो, समझने के लिए एकदम इजी परिभाषा रखिए। करण विभक्ति का लोप हो जाए। अब करण विभक्ति का लोप माने अब चिन्ह आपको याद रखना पड़ेगा। चिन्ह होता है, लिख देते हैं से या के द्वारा।
नहीं तुम लोग कहोगे सर आप तो चीज बताए ही नहीं, नहीं बताए तो तुम लोग कंफ्यूज दुनिया भर का करोगे। करण विभक्ति का लोप हो, ठीक, वहां कौन सा होता है, वहां होगा बेटा आपका करण तत्पुरुष समास, ठीक, वहां होगा आपका करण तत्पुरुष समास। ओके, किसी को कोई दिक्कत, जिसको जहां दिक्कत हो बताइए। हाँ, परिभाषा सबको समझ में आ रही है। देखो मैं एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अब ये मत कहना कि सर ये नहीं आ रहा है, ठीक। जैसे हम कह दे अकाल पीड़ित, बोलिए, हम कहें अकाल पीड़ित माने अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित में चिन्ह कौन सा आ गया, अकाल पीड़ित, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, अकाल पीड़ित। अब पीड़ित कौन होगा, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो चिन्ह, विभक्ति चिन्ह पे जाइए, क्या है, से। और जब इसको हमने संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया की और समास बना दिया तो हमारा क्या बना था, अकाल पीड़ित। अब अकाल पीड़ित हमारा बन गया तो कौन सा समास हो गया बच्चा, करण तत्पुरुष। कुछ समझ में आया कि सब हवा बाउंसर निकल रहा है। अच्छा प्रिया, कुछ समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया, जरा हमको समझाओ। करण तत्पुरुष आप हमको समझाइए जरा। सर जिस समास में हाँ, ए का लोप हो जाता है, किसका लोप हो जाता है, ए का, से का, माने कर्ण विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक, उसको करण तत्पुरुष कहते हैं। कर्ण तत्पुरुष, वेरी गुड। तो इसका एक उदाहरण हमको बताएंगे लग्नजीता, आप बताइए तो। क्या बेटा, अकाल अच्छा कौन बताएगा, कौन बताएगा, आदित्य बताओ तो बेटा। हाँ आदित्य बताओ तो, आदित्य बताओ, हाँ बताओ आदित्य बताओ, और कौन बताएगा, आकांक्षा तुम बताओ। वेयर इज आकांक्षा, प्लीज टेल मी। अविनाश, अविनाश बताओ बेटा तुम। नहीं बेटा आप भी रुक जाओ। अविनाश, अच्छा ये गायब है क्या, इनको रिमूव कर देते हैं आज, ये स्विच ऑफ करके चले गए, ठीक, वेरी गुड। चलिए एक सूचना मिली कि अविनाश जो है क्लास में गायब है, लॉगिन करके गायब। चलिए प्रिया बेटा रुक जाओ, हाथ नीचे करो। मोहम्मद अफजाल बताओ तो। यस सर, सर अकाल पीड़ित का उल्टा पाठ है। तुमसे क्या पूछ रहे हैं हम, सर करण तत्पुरुष का वो उदाहरण। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, गुड। हाँ अनूप तुम कुछ बताओ तो। सर अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु,
चलिए अकाल मृत्यु तो रेयर में हो जाएगा। कोई दूसरा बताओ, यही तुम लोग बताओ कि अकाल ही किसी को मारोगे? कुछ अलग बताओ, नया बताओ। आप अकाल मृत्यु मतलब तो अचानक से मृत्यु। हाँ, इसीलिए इनको जो है दूसरा पूछे ना। चीज वही है, ऐसी कोई बात अर्पित उसमें परेशान मत होना, उसमें से का लोप हो रहा है, ठीक है ना? से का लोप होने से मतलब है। हाँ बताओ अर्पित, तुम बताओ कहाँ हो, पहले आगे आओ, कैमरे में आओ। अर्पित, हाँ तो अब बताओ बेटा। सीमा पार सर। सीमा के पार नहीं, नहीं, सीमा से पार नहीं होता, सीमा के पार होता है। नहीं बता, दूसरा बताओ। कशिश, तुम ही प्रयास करो कुछ। हाँ बताओ। प्रिया बेटा हाथ नीचे करो, हम आपसे पूछ चुके हैं। प्रिया बेटा हाथ प्लीज डाउन। हाँ कशिश तुम बताओ। बंधन से मुक्त, वेरी गुड। स्वास्थ्य तुम कुछ बताओ, अव्ययी भाव का बता दो बच्चों। तो सपरिवार, अव्ययी भाव ना? हाँ ठीक है, गुड। तो मुझे लग रहा है कि जितना मैंने समास में पढ़ाया आज आप लोग। हाँ बताओ, कौन बोला है? बंधन से मुक्त तो आत्म, बंधन से मुक्त किसमें हो जाएगा बताइए? सर अलग होने का भाव तो बता दें। एक मिनट, ओहो, बंधन से मुक्त, ये तो आप जब शब्द विग्रह लेंगे, आप जब शब्द विग्रह लेंगे तब ना। हम पूछ रहे हैं कर्म तत्पुरुष, सॉरी करण तत्पुरुष पूछो तो लोग बंधन मुक्त बता रहे हो। बंधन मुक्त कैसे होगा, जरा हमको समझाओ बात को। क्या कह रही है? आवाज तुम लोग की थोड़ा लेट आ रही है बेटा ना, एक दो। बंधन मुक्त करण में होगा ही नहीं। बेटा से का मतलब होता है करण माने साधन, तो से माने साधन ना। बंधन से मुक्त जहां अलग करने का प्रयोग होता है, प्रयास होता है, वहां कौन सा होता है? अपादान। क्या लिखा है? नहीं तो किस कारण में करण तत्पुरुष में बंधन मुक्त लिखा है, जरा हमको बताइए किस किताब में लिखा है? तत्पुरुष समास किताब से देख के बताओ। हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे मन से सोच के बताओ, व्याकरणी बन जाओ। अब जिसको जो पूछना है पूछो। चलो यू है 5 मिनट, आपके पास 5 मिनट है, आपको जो पूछना है पूछिए। अगला वाला हम कल से पढ़ेंगे, तत्संप्रदान, तत्अपादान, अधिकरण सब कल पढ़ेंगे। चलो बताओ जिसके पास समय हो, 5 मिनट समय तुम लोगों के पास है। जो